एक दिन हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, अचानक हमने देखा कि बाहर करीब 60-70 लोगों का हुजूम लग गया। उन्होंने हमारे एम्प्लॉयज़ को से हाथापाई शुरू कर दी, उन्हें मारना शुरू कर दिया। फीमेल एम्प्लॉयज़ को रात में पीछा करते थे और रातों रात हमने वो बेसिकली ऑफिस खाली किया। तो जब हमने ऑफिस छोड़ा तो ये पता नहीं था कि आगे क्या होगा। आज सन 2023 में नो ब्रोकर इंडिया का पहला टेक यूनिकॉर्न, प्रॉपटेक यूनिकॉर्न है। हमारा वैल्यूएशन करीब 8,000 करोड़ है। जीवन में रिस्क ना लेना ही जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप अपनी करंट सिचुएशन से नाखुश हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो आज मैं नो ब्रोकर और अपनी कहानी के थ्रू आपको कुछ लेसन सिखाना चाहूँगा जिससे शायद आपकी मदद हो सके। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार अग्रवाल है। मैं नो ब्रोकर का को फाउंडर और सीईओ हूँ। मैं बहुत ही आम फैमिली में पैदा हुआ था। मैं यूपी का हूँ। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र अलग अलग शहरों में होता रहता था। हम किसी भी शहर में 2 साल से ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन मेरे माता पिता का बहुत ही ज़्यादा फोकस था पढ़ाई के ऊपर, तो पढ़ाई पे हमने काफ़ी फोकस किया। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, मेरा आईएम में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैंने अगले 10-15 साल तक काम किया। तब तक मेरा मानना ये था कि अगर आपका आईआईटी आईएम में सिलेक्शन हो गया है तो आपका जीवन सेट है। लेकिन जब 10-15 साल बीत गए तो मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छे एजुकेशन से आप एक दूरी तक ही जा सकते हैं। अगर आपको उसके आगे जाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क कैसे लें? मेरे चारों तरफ लोग स्टार्टअप कर रहे थे पर मेरी उम्र ऑलरेडी 35 साल की हो चुकी थी। तो सवाल ये था कि इस उम्र में आकर, जब मेरे पास ऑलरेडी एक होम लोन था, एक कार लोन था, ऐसी उम्र में आके क्या अपनी जॉब छोड़कर एक स्टार्टअप करना चाहिए? उस वक्त मैं और मेरी बीवी, हम लोग अपना दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरी जॉब छोड़ने का मतलब ये था कि वो जॉब नहीं छोड़ सकती और उसको भी जॉब साथ साथ करनी पड़ेगी। और जब आप 35 साल के हो जाते हैं, आपका बेसिकली एक परिवार सेट हो जाता है, तो बहुत ही अनिश्चितता होती है कि अगर आप सब कुछ छोड़ के अपना करें तो क्या होगा आगे, और आपको ऐसा लगता है कि रिस्क का बहुत बढ़ गया है। तो जब मैंने जॉब छोड़ने की बात करी तो घर परिवार में भी कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट करा और कुछ लोग काफ़ी घबरा गए कि कैसे हो पाएगा ऐसे। मेरे ख्याल से रिस्क लेने का एक ही तरीका है कि बस आप आगे बढ़िए और थोड़ा रिस्क लीजिए, पर हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए कि बुरा से बुरा क्या होगा, कितने साल का नुकसान हो जाएगा। फिर सवाल आया कि आइडिया क्या होना चाहिए। तो हम 3 दोस्त हैं, मैं, अखिल और सौरभ। हम तीनों अलग अलग शहरों में हमने नौकरी करी है और हम तीनों का एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ अच्छा नहीं रहा है। एक तो किसी भी मध्यम दर्जीय घर में जो ब्रोकरेज होता है एक महीने का रेंट, वो टिपिकली 30 से 40% महीने की आय का होता है। तो हमें लगा कि आज की दुनिया में जब आप किसी को भी वर्ल्ड में इंस्टाग्राम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आज 2 पार्टी, प्रॉपर्टी ओनर और प्रॉपर्टी बायर या प्रॉपर्टी सीकर, वो आपस में क्यों नहीं कनेक्ट हो सकते इंटरनेट के माध्यम से? तो इस सवाल का जवाब हमारे पास था नहीं। तो हमें लगा कि क्या ऐसा एक कंपनी होनी चाहिए जो ये काम करे नॉन ब्रोकरेज का। इससे ये शब्द नो ब्रोकर आया। नो ब्रोकर मतलब विदाउट एनी ब्रोकर। तो ये शब्द सोचकर हम लोगों ने वेबसाइट रजिस्टर करा और हमने बेसिकली इस वेबसाइट की हमने शुरुआत करी। लेकिन हम में से किसी को भी, एटलीस्ट मुझे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था रियल एस्टेट का। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तो कोई बिजनेस का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जॉब छोड़ना जब डिसाइड किया उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जॉब छोड़ दी और nobroker.com करके वेबसाइट शुरू कर दी। सो मैं, अखिल और सौरभ, हम तीनों ने वेबसाइट बनाया, इसकी मार्केटिंग करी, इसके अंदर छोटा सा कॉल सेंटर वाले लोगों को लिया बिना किसी ऑफिस के। तो घर पे बैठ के सब लोग अपना काम कर रहे हैं और अपनी सेविंग से ही बेसिकली पैसे खर्च कर रहे हैं। अब जब आप अपनी सेविंग से पैसे खर्च करते हैं तो बहुत तेजी से पैसे खर्च होते हैं। तो अगले 1 साल के अंदर तेजी से पैसे, जो होम लोन लिया था, जो ईएमआई ली थी, वो भी तेजी से खर्च होने लग गया। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसको भी वापस जॉब जल्दी ज्वाइन करनी पड़ी बेबी होने के बाद, क्योंकि वो अगर छोड़ देती जॉब तो हम लोगों का खर्चा कैसे चलता। तो अगला 1 साल काफ़ी टफ रहा और हर दिन ऐसा होता था कि बेसिकली घर में बैठे हुए हैं, लैपटॉप खुला हुआ है, 5 कस्टमर वेबसाइट पर हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर आज ऑफिस गया होता तो इतने पैसे कमा लिए होते, जो कि अभी आप नहीं कमा रहे हो। और आगे भी सब कुछ अनिश्चित है, पता नहीं है कि स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा, कोई फंडिंग करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे समय मुझे लगता है कि अकेली चीज़ जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जिन लोगों को आप पे भरोसा है उन्हीं से ज़्यादा बात करिए, उन्हीं से पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, क्योंकि जो लोग आप में भरोसा नहीं करते उनसे नेगेटिव एनर्जी लेने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको और डाउट में डालेंगे। तो वही किया, जिन लोगों को भरोसा था उनसे ज़्यादा बातें करी, उनसे ज़्यादा समय स्पेंड किया और एक कठिन समय में लगे रहे।
अब अगला सवाल ये आता है कि कैसे पता करें कि आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकर है वो कस्टमर है। आपके दोस्त कुछ बोलेंगे, वीसी जो फंड वाले हैं वो कुछ बोलेंगे, पर फाइनली डिसीजन मेकर कस्टमर ही है। कस्टमर को डिसाइड करना है कि वो आपका प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा। हमें भरोसा, हमने बहुत सारे कस्टमर से बात करी, लोगों ने बोला कि हाँ बिना ब्रोकरेज वो करना चाहते हैं। तो यही सोच के हम जमे रहे अपने आइडिया पर। फंडिंग लेना बहुत ही टफ रहा रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सारी और कंपनी इंडिया में आ चुकी थी। बहरहाल काफी मुश्किल के बाद 1 साल बाद एक इन्वेस्टर फाइनली राजी हुआ और उसने हमें फंडिंग 18 करोड़ की दी। ये सन 2014 की बात है, तो हमें करीब 9 साल हो गए आज नो ब्रोकर को रन करते करते। तो सन 2014 में हमें 18 करोड़ मिले, जो $3 मिलियन होते थे उस टाइम पे, और वो पैसे बेसिकली हमने लेके पहला अपना ऑफिस खोला बड़ी हिम्मत से। उस टाइम पर भी हम लेकिन इतने डरे रहते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आगे कभी कोई हमें पैसे देगा भी नहीं देगा। तो हम लोग बहुत ही कंजूसी से हम स्टार्टअप रन करते थे। हमने कोई ऑफिस लेने की बजाय एक सिंपल घर के अंदर हम लोग सब जुड़ गए और उसी में हमने कुछ एम्प्लॉय शुरुआत के लिए वहीं से हमने स्टार्टअप शुरू किया। हम तीनों कहीं ट्रैवल भी करते थे तो हम एक ही रूम में एक्स्ट्रा बेड डाल के उसको साझा कर लेते थे। 18 करोड़ होने के बावजूद कभी हमने एसी नहीं लगाया और कंजूसी से हम चलाते रहे। धीरे धीरे कस्टमर्स बेसिकली थोड़ा बढ़ने शुरू हुए और हमें लगा कि चलो अगर ऐसा सब कुछ ठीक चलता रहा तो आने वाले सालों में हम धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। कस्टमर्स ने बेसिकली भरोसा भी करना शुरू किया। एक दिन हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, अचानक हमने देखा कि बाहर करीब 60-70 लोगों का हुजूम लग गया। तो हमें लगा कि शायद कोई पॉलिटिकल प्रोसेशन वगैरह हो रहा होगा, लेकिन फिर पता चला कि वो 60-70 लोग ब्रोकर हैं उस एरिया के लोकल, और वो बहुत ही ज्यादा नाराज है नो ब्रोकर से, हमारी कंपनी से, और वो तोड़फोड़ करने आए हैं। तो अंदर घुस आए उन्होंने, बेसिकली मेन गेट से अंदर घुस आए उन्होंने, हमारे एम्प्लॉयज़ को से हाथापाई शुरू कर दी, उन्हें मारना शुरू कर दिया। डर के मारे हम लोगों ने एक अंदर का इनसाइड का जो आयरन ग्रिल डोर था वो बंद कर लिया। लेकिन उनका पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अंदर घुस आएँ और बेसिकली कंप्यूटर तोड़ दें और बेसिकली सब तहस नहस कर दें ताकि नो ब्रोकर कंपनी बंद हो जाए। जितनी फीमेल एम्प्लॉयज़ थी वो रोने लग गई, परेशान हो गए। फिर हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाने के बाद हुआ ये कि पुलिस की वैन में हम तीनों को फाउंडर तो जा रहे हैं पुलिस थाने, और ब्रोकर अभी भी वहीं है और अभी भी हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। फाइनली ज़्यादा हमें लोकल पुलिस से ज़्यादा हेल्प मिली नहीं, क्योंकि उनकी जान पहचान लोकल ब्रोकर के साथ ज़्यादा थी, हमारे साथ कम थी। और वो इंसिडेंट किसी तरह ख़त्म हुआ, पर उसके बाद उस ऑफिस में रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि ब्रोकर फीमेल एम्प्लॉयज़ को रात में पीछा करते थे, जो बाइक बाहर खड़ी हुई थी उन बाइक को डैमेज कर देते थे। तो बहुत ही मुश्किल हो गया कि वहाँ से हम ऑफिस में हम काम कर सकें। तो फिर हमें रातों रात हमें जो हम उठा सकते थे, जो लैपटॉप जो उठा सकते थे वो हमने उठाया, बाकी सब डेस्कटॉप वगैरह सब छोड़ दिया और रातों रात हमने वो बेसिकली ऑफिस खाली किया। तो जब हमने ऑफिस छोड़ा तो ये पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अब आप ही सोचिए, आप अगर हमारी जगह होते तो कुछ पता था कि आगे क्या करने वाले हैं? कुछ भी पता नहीं था। ये ऑफिस छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो वहाँ पर भी ब्रोकर आएंगे कि नहीं आएंगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो भी बहुत घबरा गए कि आगे हमारी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। जब हमने ऑफिस बंद किया तो कुछ दिनों के लिए कस्टमर कॉल सेंटर बंद हो गया, हमारे जितना भी जो रेवेन्यू भी आ रहा था वो रेवेन्यू भी बंद हो गया, लॉसेस भी इस वजह से बढ़ गए, कस्टमर्स के आने में भी तकलीफ होने लग गई, फ़ोन लाइंस बेसिकली बंद हो गई, एम्प्लॉयज़ के अंदर भी बेसिकली बहुत डर बैठ गया कि आगे क्या होने वाला है। फिर बड़ी मेहनत से हमने बेसिकली 2 छोटे छोटे ऑफिस ढूंढे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी पुअर था, जहाँ पे कुर्सियाँ भी टूटी हुई थी, चूहे दौड़ते रहते थे चारों तरफ। लेकिन अब क्या करें, किसी तरह से हमें अपनी कंपनी तो चलानी थी। इन्वेस्टर्स की तरफ से भी हम लोग बहुत ही डरे हुए थे कि उनको कैसा फील होगा कि कंपनी टेम्परेरीली हॉल्ट पर आ गई है। लेकिन थैंकफुली इन्वेस्टर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया इस खराब समय में। और जब खराब समय आता है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो कहीं से निकल आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो टिपिकली इंडिया के अंदर कस्टमर नाराज होता है तो इंटरनेट पर वो आता है, खुश होता है तो कुछ नहीं कहता है। पर ऐसे कठिन समय में हमारे पुराने कस्टमर आए आगे बढ़ के, उन्होंने हमारी हेल्प करी, सजेशंस दिए हमको। अचानक इंटरनेट पे चारों तरफ कस्टमर्स के सजेशंस आने लग गए और लोगों ने कहा कि हमारे सपोर्ट में है। जैसे जैसे समय बीता एम्प्लॉयज़ के बीच भी ये भावना आने लग गई कि हम लोग केवल एक स्टार्टअप नहीं चला रहे हैं, हम किसी अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं और शायद कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए ही वो लोग नाराज हैं जिनको आसान ब्रोकरेज मिलता है। हम कंपनी में लगे हुए थे, हर रोज हम थोड़ा थोड़ा और काम करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि स्टार्टअप के अंदर अगर फंडिंग हो गई और कंपनी थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गई तो बस फिर अब सब ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्टार्टअप में अगर आप आज कर रहे हैं कोई स्टार्टअप और बिजनेस और आपको बार बार समस्या आ रही है तो आप इसमें अपने आप को अकेला मत समझिए।
ये हर किसी के साथ होता है, यही रूल्स ऑफ द गेम है। तो हमें भी शुरुआत के 2 साल के बाद नई तरह की परेशानी आनी शुरू हो गई। फिर परेशानी ये हो गई कि कस्टमर्स बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नया था कि बिना ब्रोकरेज आपस में डील कर लीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट में लोगों को सिखाना, लोगों को बताना, लोगों कस्टमर का विश्वास जीतना भी बहुत कठिन था। एम्प्लॉयज़ में भी शुरुआत में, ये समय की बात कर रहा हूँ मैं 2016-17 की, जब हमें 2-3 साल हुए थे कंपनी चलाते हुए। उस समय में स्टार्टअप इतना फेमस नहीं था, जनरल स्टार्टअप। तो हमको पेरेंट्स से बात करनी पड़ती थी कि भाई आप अपने बच्चे को कर लेने दीजिए, हमारे साथ जॉब कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, आपके बच्चा सीखेगा ही और चिंता की बात नहीं है। लोग आके, एम्प्लॉयज़ के पेरेंट्स आके ऑफिस भी देखते थे कि कंपनी ठीक है कि नहीं, हमने बच्चे को यहाँ छोड़ के जाए कि नहीं जाए। हर दिन स्टार्टअप के अंदर, हर दिन आपको अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और बेटर करनी है। कस्टमर जिन चीज़ों से ओके थे 2 साल पहले, आज उनसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पहले कस्टमर को लगता था या आपने एक प्रॉपर्टी पोस्ट कर दी ठीक है, लेकिन आज कस्टमर को उस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, क्योंकि हर किसी को उबर ओला की आदत हो गई है। तो इसका मतलब आपको अपना गेम आपको कंटिन्यूसली अप करना है। अगले 2-4 सालों में हमने एक चीज़ और सीखी कि जब आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो आपके और आपके कस्टमर के बीच में एक संबंध बन जाता है, और इस संबंध में आप कस्टमर को जो चीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। तो हमें लगा कि रियल एस्टेट के अलावा पैकर मूवर, होम इंटीरियर्स, होम लोन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, फर्नीचर, पैकर एंड मूवर, ये सब कुछ ही बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये सारी सर्विसेज भी हमने धीरे धीरे शुरू करी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आते गए। तो 2017-18 तक हम डिसेंटली बड़े हो गए। आज सन 2023 में हमारे पास 6000 एम्प्लॉई हैं। हम देश के 6 से 8 शहरों के अंदर हैं। हमारे पास करीब हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू हम सालाना अर्न करते हैं। हमने अब तक करीब 2.5 से 3000 करोड़ की फंडिंग विश्व भर के इन्वेस्टर से रेस करी है। और आज नो ब्रोकर इंडिया का पहला टेक यूनिकॉर्न, प्रॉपटेक यूनिकॉर्न है। हमारा वैल्यूएशन करीब 8000 करोड़ है। तो जो हमने ये पूरा कुछ अचीव किया है वो ऑलमोस्ट जीरो से अचीव किया है। हमने ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट किया और आज 2023 में 9 साल के बाद ही, सिर्फ 9 सालों में आज हम तीनों फाउंडर एक 8000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पूरी नो ब्रोकर की स्टोरी से और मेरी स्टोरी से एक दो जो लर्निंग है मेन वो ये है कि अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरिए। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात मैं बोलूँगा कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप चेस कर रहे हैं तो उसमें हिम्मत रखिए। बहुत सारी परेशानी आने वाली हैं। ये देख के लगता है दूर से कि जैसे कि कोई भी कार्य करना में शायद बाकी लोगों के लिए आसान है, मुझे ज़्यादा मुश्किल आ रही है, पर ऐसा नहीं है। हर किसी आदमी को कुछ बड़ा करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। आप बस लगे रहिए और अगर आप परसिवरेंस रखेंगे तो जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप किसी IIT IIM से नहीं हैं, अगर आप किसी सामान्य कॉलेज से हैं, अगर आपकी शिक्षा साधारण रही है तो इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि इससे फर्क पड़ेगा आगे। अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आप कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं तो आपका आइडिया जरूर सक्सेसफुल होगा। कस्टमर जरूर आपके पास आएंगे और आप 0 से 1000 की जर्नी बिल्कुल कर पाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जाते जाते मैं जोश टॉक्स का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का और बोलने का मौका दिया। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।